रामपुर नाम के गांव में धीरज और सूरज नाम के दो भाई रहते थे। दोनों का परिवार अलग अलग था। धीरज खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि सूरज दूर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचता था। पहले दोनों भाई एक साथ रहते थे, लेकिन जब छोटे भाई सूरज की शादी हुई तो धीरज ने उसे घर से निकाल दिया और जमीन का सारा हिस्सा धीरज ने अपने पास रख लिया। सूरज को केवल उसने एक छोटी सी झोपड़ी दे दी। सारी जायदाद हड़प कर धीरज अच्छा पैसे वाला बन गया, जबकि सूरज बहुत ही ज्यादा गरीब हो गया। एक दिन सूरज की पत्नी सूरज से बोली, सुनो जी, अगर आज आपने सीधेपन में वो जमीन जेठ जी को ना दी होती तो आज उसमें से आधा हिस्सा हमारा होता। भाग्यवान, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी इस बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि हमारे भाग्य में जितना मिलना रहेगा हमें उतना ही मिलेगा, इसलिए सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। अच्छा, अब मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाने में जरा देर हो जाएगी। ऐसा कहकर सूरज लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल के पास बहने वाली नदी दलदल से भरी हुई थी। उस रास्ते से कोई भी गांव वाला जंगल में नहीं जाता था। सूरज भी जब लकड़ियां काटने जंगल में जाता तो उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते से जाता था। नदी का किनारा दलदल से भरा हुआ था, इसलिए गांव के सभी लोग उस रास्ते से जाने में बहुत डरते थे। उस दिन सूरज जब दूसरे रास्ते से जंगल जाने लगा तो उसने देखा कि एक बहुत भारी पेड़ गिर जाने के कारण वो रास्ता टूट गया है। अब क्या करूं? ये कच्चा रास्ता तो पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ से जंगल के अंदर जाना तो अब नामुमकिन है। अब तो मुझे उस दलदल वाली नदी के रास्ते जंगल जाना पड़ेगा। सूरज मजबूर था, इसलिए उसे मजबूरन दलदल वाली नदी के रास्ते से जंगल जाना पड़ा। सूरज बहुत आराम से नदी के किनारे से निकल रहा था, तभी उसे दलदल में से किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। जब सूरज ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि दलदल में एक प्यारी सी बकरी फंसी हुई है और वो इंसानी भाषा में मदद मांग रही है। कोई बचाओ, कोई मेरी जान बचा लो, मैं डूब रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, भगवान के लिए कोई मुझे बचा लो। हे भगवान, अगर मैंने इस बकरी की मदद नहीं की तो ये दलदल में डूब जाएगी, मुझे जल्दी से जल्दी इसे बचाना होगा। सूरज का स्वभाव बहुत ही दयालु था। उसने बकरी को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन तभी अचानक से वो दलदल वाली नदी एक सुनहरे उपवन में परिवर्तित हो गई और वो बकरी एक सुंदर कन्या में बदल गई। ऐसा नजारा देखकर सूरज हैरान रह जाता है। सुनहरे उपवन में बहुत सारे सोने के पेड़ और पौधे लगे हुए थे और बहुत सारे सुनहरे आम के पेड़ भी थे, जिस पर सुनहरे आम लटक रहे थे। ये सब क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? आखिर वो दलदल वाली नदी कहाँ गायब हो गई? उसकी जगह पर ये सुनहरा उपवन कहाँ से आ गया? आखिर ये सब कौन सा जादू है? तभी वहाँ पर एक और सुंदर अप्सरा प्रकट होती है और वो सूरज से कहती है, नहीं युवक, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये सत्य है। वास्तव में ये दलदल वाली नदी मायावी है और ये हमारी सेविका चंद्रिका है। चंद्रिका को किसी नियम के उल्लंघन के कारण राजमाता से दंड मिला था कि जब तक इस रास्ते से जाता हुआ मनुष्य बकरी बनी चंद्रिका की मदद नहीं करेगा तब तक ये अपना असली रूप धारण नहीं कर पाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक, तुमने मेरी जान बचा ली और मुझे श्राप से मुक्त भी कर दिया, वरना कोई भी निस्वार्थ भावना से मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। हम जादुई अप्सराएं हैं और हम इसी उपवन में रहती हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हम अपने उपवन को छुपा कर रखते हैं ताकि कोई भी लालची मनुष्य हमारे इस उपवन और हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब तुमने चंद्रिका की इतनी मदद की है तो हम तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। आओ युवक, हमारे साथ हमारे उपवन में चलो। हमारे उपवन में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी खातिरदारी करके हम तुम्हें राजमाता से मिलवाना चाहते हैं। राजमाता तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। सूरज उन दोनों के साथ जादुई उपवन में चला जाता है, जहाँ उसकी खूब खातिरदारी की जाती है। उसे अच्छे अच्छे भोजन कराए जाते हैं और उसे बहुत सुंदर वस्त्र पहनाया जाता है। उसकी खातिरदारी करने के बाद चंद्रिका और अप्सरा उसको लेकर राजमाता के पास जाती हैं और कहती हैं, राजमाता, ये युवक बहुत ही दयालु है। आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि चंद्रिका का श्राप टूट चुका है और उस श्राप को तोड़ने वाले युवक यही हैं। हाँ, इस युवक के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया है। चंद्रिका को हमने क्रोध में आकर दंड तो दे दिया था, लेकिन हमें चिंता थी कि आखिर कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो निस्वार्थ भावना से चंद्रिका की मदद करेगा।
लेकिन तुम्हारा दयालु स्वभाव देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं युवक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजमाता। मुझे खुशी है कि मुझे आप लोगों की मदद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी सुंदर जगह मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी और ना ही इतने स्वादिष्ट पकवान मैंने आज तक कभी खाए थे। अब आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी पत्नी घर पर मेरी राह देख रही होगी। मुझे जंगल से लकड़ियाँ काटकर घर भी ले जाना है, वैसे भी शाम होने वाली है। हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देंगे युवक, और अब तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ काटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लो, ये हमारे सुनहरे उपवन के सोने के आम हैं। तुम इन सोने के आमों को बेचकर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। चंद्रिका, जाओ युवक को उपवन के बाहर तक छोड़ाओ ताकि इन्हें कोई तकलीफ ना हो। सेविका चंद्रिका सूरज को उपवन के बाहर तक छोड़ाती है। जैसे ही सूरज उपवन से बाहर आता है, वो उपवन गायब हो जाता है और वो फिर से एक दलदल वाली नदी बन जाती है। सुनहरे आम लेकर सूरज घर लौट आता है और अपनी पत्नी को घटी सारी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताता है। सूरज की पत्नी भी सोने के आम देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल हो गया। अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। अगले दिन सूरज सोने के आम बेचकर खूब सारा धन ले आता है और उससे किराने की दुकान खोलकर अपना व्यवसाय शुरू करता है। अब उसकी गरीबी बिल्कुल दूर हो गई थी। सूरज बहुत ही भोला भाला इंसान था। वो बातों ही बातों में अपने बड़े भाई को सारी बात बता देता है। सूरज का भाई धीरज अपनी पत्नी को घर आकर सारी बात बताता है। सारी बात जानने के बाद वो दोनों पति पत्नी सोने के आम का लालच करने लगते हैं। तभी धीरज की पत्नी कहती है, ए जी, मेरे पास एक आइडिया है। हम अपनी बकरी ले जाकर उस दलदल में डाल देंगे और फिर अपनी ही बकरी को बचाकर उन अप्सरा की नजरों में अच्छे बन जाएंगे। फिर वो हमें भी सोने के आम देंगी। वाह भाग्यवान, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं है। बहुत होशियार हो तुम। चलो फिर आज ही अपने आइडिया को अंजाम देते हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी बकरी को लेकर बिना किसी को बताए उस दलदल वाली नदी के पास चले जाते हैं। अजी, हम अपनी बकरी को ले तो जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी बकरी को जल्दी से दलदल में फेंकना होगा ताकि उन अप्सराओं को कुछ पता न चले। मैंने तुम्हें जो जो समझाया है बिल्कुल वैसा ही करना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम इतनी सफाई से करूँगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन अप्सराओं को भी नहीं पता चलेगा कि ये बकरी हमारी ही है। लालच धीरज और उसकी पत्नी के सर से ऊपर चला गया था। वो दोनों जानबूझकर एक निर्दोष बकरी को उस दलदल में फेंक देते हैं। बकरी अपनी जान बचाने के लिए मिमियाने लगती है। तभी एक जादू होता है और बकरी दलदल के बाहर अपने आप आ जाती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। बकरी की जगह दलदल में धीरज और उसकी पत्नी फंस जाते हैं। ए जी, हमारे साथ ये क्या हो गया? यहाँ तो कोई भी सुनहरा उपवन नहीं है और ना ही कोई अप्सरा है। अब हमारी जान कौन बचाएगा? हम तो दलदल में डूबते जा रहे हैं। अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। लगता है हमको हमारे लालच का फल मिल गया है। हमने लालच में आकर एक निर्दोष जानवर को मारना चाहा, उसी का फल हमें मिल रहा है। अब हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। अब हम दोनों इसी दलदल में डूबकर मर जाएंगे। हमें हमारे पापों की सजा मिल रही है। धीरज और उसकी पत्नी अपने लालच का खुद ही शिकार हो जाते हैं और उस दलदल में डूब जाते हैं। सूरज को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत फूट फूट कर रोता है, लेकिन वो जानता था कि उसके भैया और भाभी ने हमेशा लालच में आकर बुरे कर्म किए हैं। उसी का परिणाम उनका इतना दर्दनाक अंत था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर अपनी बुद्धि को नहीं खोना चाहिए और कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जादुई 3 रंगों वाली नदी। बहुत समय पहले निरंजनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में बिरजू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। बिरजू के परिवार में उसकी बीबी और उसकी बेटी मंजू थी। बिरजू लकड़ियां बेचने का काम करता था। बिरजू की बीबी उसके काम में उसकी मदद कर दिया करती थी। एक दिन बिरजू की पत्नी बिरजू के साथ लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गई। तभी उसे एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू का जहर इतना जहरीला था कि मौके पर ही बिरजू की पत्नी ने अपना दम तोड़ दिया। उठो न मंजू की माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो,
इतना कहकर बिरजू बहुत रोने लगा। मंजू को जब ये बात पता चली तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी। जैसे तैसे बिरजू ने मंजू को संभाला, लेकिन फिर भी मंजू को उसकी माँ की बहुत कमी महसूस होती थी। इसलिए बिरजू ने ममता नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। बिरजू की दूसरी पत्नी ममता दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम काजल था। काजल दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए वो हमेशा ममता को बदसूरत कहकर उसका मजाक बनाया करती थी। एक दिन ममता घर में खाना बना रही थी, तभी मंजू किचन में आकर कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। ये सुबह की सूखी रोटी है, इसे ही प्याज के साथ खा लो। माँ वो रोटी सूख गई है, कुछ और खाने को दो ना। घर में यही है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। ऐसा कहकर ममता अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देख मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप से सूखी रोटी खाकर अपने कमरे में चली जाती है। ममता मंजू के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती थी। उसे मंजू अच्छी नहीं लगती थी। कुछ दिनों के लिए बिरजू काम के सिलसिले से घर से बाहर चला जाता है। ममता मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। पहले ही दिन ममता मंजू से कहती है, मंजू जरा घर में पोछा लगा लेना और पोछा लगाने के बाद बर्तन भी धो लेना। जी माँ। बेटी काजल आओ हम मोबाइल चलाएंगे। ऐसा कहकर ममता काजल के साथ मोबाइल चलाने लगती है। मंजू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। काम होने के बाद वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी ममता उसे कपड़े धोने के लिए कहती है। मंजू चुपचाप से कपड़े धोती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर मंजू बहुत रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई माँ अच्छी नहीं है, मुझे प्यार भी नहीं करती, खुद मोबाइल चलाती है और मुझे काम करने को कहती है। ऐसा कहकर मंजू बहुत रोती है और कुछ देर में सो जाती है। शाम को ममता मंजू से कहती है, अरे मंजू की बच्ची शाम हो गई है और तू अभी तक सो रही है। ममता मंजू को बहुत डांटने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी आँख लग गई थी। घर में इतने काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? मंजू उठकर काम करने चली जाती है। ऐसे ही ममता उसे बहुत सारे काम बताकर खुद आराम किया करती थी। एक दिन ममता ने मंजू को जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए कहा। मंजू जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ। माँ मैं इसके अलावा कोई भी काम कर लूंगी, आप मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए मत कहो। नहीं तुम आज लकड़ियाँ काट कर लाओगी, नहीं तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, समझी? माँ मुझे लकड़ियाँ काटना नहीं आता। मुझसे बहस मत कर, जा और लकड़ियाँ काट कर ला। मंजू रोने लगती है। माँ मुझे जंगल जाने में डर लगता है, मुझे वहाँ प्लीज मत भेजो, प्लीज माँ। चल अब ड्रामा करके मत दिखा, तेरे जैसी बदसूरत लड़की को क्या ही हो सकता है। ये सुनकर मंजू और ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद मंजू को जंगल का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। वो लकड़ियाँ काटने की कोशिश करती है, लेकिन उससे लकड़ियाँ नहीं कटती। कोशिश करते समय मंजू के हाथों में बहुत चोट लग जाती है। मंजू बैठकर बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ पर जंगल की जादूगरनी प्रकट होती है और वो मंजू से कहती है, क्या हुआ लड़की, तुम इतना रो क्यों रही हो? आप कौन हो? मैं इस जंगल की जादूगरनी हूँ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी सौतेली माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और मुझे हमेशा काम करने को कहती है, मैं क्या करूँ? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अद्भुत जगह दिखाती हूँ। इसके बाद वो जादूगरनी मंजू को अपने साथ एक जगह लेकर जाती है। वहाँ 3 नदियाँ बह रही थी। पहली नदी का रंग लाल था, दूसरी नदी का पीला और तीसरी का हरा। मंजू नदियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जादूगरनी से कहती है, ये नदियाँ कितनी सुंदर हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी सुंदर जगह भी कोई हो सकती है। मंजू ये नदियाँ जादुई हैं। ये लाल नदी तुम्हें पैसा देगी, पीली नदी तुम्हें बहुत सारा सोना देगी और ये हरी नदी तुम्हें खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी देगी। इन नदियों में कोई नेक दिल का इंसान डुबकी लगाता है तो उन्हें इन नदियों की खासियत के हिसाब से सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। मंजू मन ही मन सोचती है, अगर मैं इस पीली नदी में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा, अगर मैं लाल नदी में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और अगर मैं हरी नदी में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी मिलेगा। मुझे खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, इसलिए मैं हरी नदी में डुबकी लगाऊंगी।
उसके बाद मंजू हरी नदी में डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही मंजू दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसे बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद मंजू थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लेकर घर जाती है। मंजू को देख ममता के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मंजू से कहती है, तुम इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? माँ, जंगल में 3 नदी हैं। एक लाल नदी पैसों की, पीली नदी सोने की और हरी नदी ज्ञान और सुंदरता की। मैंने हरी नदी में डुबकी लगाई और मैं खूबसूरत बन गई। ये सारी बातें सुन ममता मन ही मन सोचती है, क्या मूर्ख लड़की है। पैसा और सोना छोड़कर इसने ज्ञान और खूबसूरती चुनी। मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ जाती हूँ और बहुत सारा सोना लेकर आती हूँ। उसके बाद ममता काजल को आवाज देती है और कहती है, काजल चलो मेरे साथ, हम जंगल में जाएंगे। वहाँ 3 अलग अलग जादुई रंगों वाली नदी है। वहाँ से हम ढेर सारा सोना और पैसा लेकर आएंगे। ठीक है माँ, चलो। इसके बाद काजल और ममता जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो तीनों जादुई नदी के पास पहुँच जाती हैं। तभी ममता काजल से कहती है, काजल तुम सोने वाली नदी में डुबकी लगाना, मैं पैसे वाली नदी में डुबकी लगाती हूँ, जिससे कि हमें पैसा और सोना दोनों मिल जाएगा। ठीक है माँ। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी डुबकी लगाते हैं। जब दोनों बाहर आते हैं तो दोनों ही बहुत काले और बदसूरत दिखाई देते हैं और उनके हाथ कोई सोना या पैसा भी नहीं लगता। बेटी तुम इतने काली और बदसूरत कैसे बन गई? माँ, आपका भी रंग कितना काला हो गया है। ये हम दोनों को क्या हो गया है? तभी काजल और ममता के सामने वो जादूगरनी प्रकट हो जाती है और बोलती है, ये तीनों नदियाँ मेरी हैं। यहाँ कोई भी आकर डुबकी नहीं लगा सकता। तुम दोनों के बुरे विचारों के कारण मैंने तुम्हें इतना बदसूरत बनाया है। अब अपने कर्मों का फल भुगतो। जादूगरनी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ करना, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ मंजू आ जाती है। मंजू जादूगरनी से कहती है, जादूगरनी आप इन्हें माफ कर दो। इन दोनों को इनकी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। इन्हें पहले जैसा बना दो। ठीक है मंजू, मैं इन्हें माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद इन्होंने फिर तुम्हें तकलीफ दी तो ये फिर से बदसूरत बन जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा जादूगरनी। जादूगरनी ममता और काजल को पहले जैसा बना देती है। ममता को अपने किए का पछतावा होता है तो वो मंजू से माफी मांगती है। मंजू भी उसे माफ कर देती है। उसके बाद तीनों माँ बेटी घर चले जाते हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जादुई लिपस्टिक का कुआं। एक गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु की एक बेटी थी जिसका नाम रिंकी था। रिंकी की अब शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसका रंग सांवला होने की वजह से कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन रिंकी को देखने के लिए पड़ोस के गांव से गुप्ता जी और उनका परिवार आया। हमने बहुत सुना है आपकी बेटी के बारे में कि आपकी बेटी बहुत गुणी है। बस एक बार आपकी बेटी के दर्शन हो जाए तो आगे बात बढ़ाते हैं। तभी रिंकी की माँ कौशल्या बोली, आप नाश्ता कीजिए भाई साहब। लीजिए ना बहन जी, खाइए, तब तक मैं अपनी बेटी रिंकी को लेकर आती हूँ। गुप्ता जी का बेटा अंकित बहुत ही आवारा और घमंडी किस्म का लड़का था। कौशल्या रिंकी के कमरे में जाकर उससे कहती है, अच्छे से रगड़ रगड़ कर पाउडर लगा लेना, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है माँ, थोड़ी देर में नीचे आ जाना। इतना बोलकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है। बाहर बैठे गुप्ता जी और रिंकी के पिता दोनों रिंकी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। तभी रिंकी अंदर से बाहर आती है। उसे देखकर गुप्ता और उसका परिवार अपने आंखें मसलने लगते हैं। वो रिंकी के सांवले रंग को देखकर थोड़े हड़बड़ा जाते हैं। देखिए गुप्ता जी, यही है हमारी सांवली सलोनी बेटी। तभी अंकित बोला, क्या कहा? सांवली सलोनी? इसे आप सांवली सलोनी कहते हैं? काली है आपकी बेटी, बिल्कुल कोयले की तरह। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन भाई साहब आपने हमें ये नहीं बताया था कि आपकी बेटी इस हद तक सांवली है कि उसके चेहरे पर सिर्फ उसके दांत ही नजर आते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए, कृपया ये रिश्ता मत तोड़िए। एक बार को हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए मान जाए,
लेकिन उसके लिए आपको दहेज के रूप में बहुत बड़ी रकम देनी होगी। मैं 20,000 नगद और अपनी बेटी को एक पलंग दे सकता हूँ। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं भाई साहब। 20,000 रुपए हमारे घर में हर समय यूं ही पड़े रहते हैं। ये बोलकर गुप्ता जी अपने परिवार के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं पिताजी? अब तो मुझे इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। इतना बोलकर रिंकी अपने कमरे में चली जाती है। बेटी की शादी की उम्र हो गई है। एक एक करके सारे रिश्ते ठुकरा कर जा रहे हैं। कभी कोई बेटी की सूरत देखकर मना करता है तो कभी कोई हमारी गरीबी को देखकर। मैं कैसा अभागा पिता हूँ। मैं अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकता। इसमें आपकी भी क्या गलती है जी? आप ऐसे उदास मत हो। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये बोलकर रघु अपने घर से चला जाता है। रघु अपने गांव के जंगल में जो कुआं था उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रघु मन ही मन सोच रहा था कि वो उस कुएं में कूद जाए। रघु उस कुएं के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं कैसा बाप हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी भी नहीं करवा पा रहा। लोग मुझ पर हंसने लगे हैं। लोगों की बातें अब मुझसे नहीं सही जाती। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर जब रघु कुएं में छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उस कुएं में से आवाज आती है, अरे भाई पागल हो गए हो क्या? ऊपर वाले ने इतनी अनमोल जिंदगी दी है तो अपनी जान देने पर क्यों तुले हुए हो? मौत तो एक दिन सबको आनी है। रघु बहुत हैरानी से पूछता है, बातों से तो आप कोई महापुरुष लगते हैं, लेकिन आप कौन हैं? मैं वो हूँ जिसमें तुम कूदकर अपनी जान देने वाले थे। अगर कोई समस्या है तो उसे सुलझाया भी जा सकता है। हम गरीबों की कोई भी समस्या का निवारण नहीं है। अंत में हर गरीब को मरना ही पड़ता है। अभी अभी आपके सामने मैंने अपनी सारी परेशानी बता दी। अब आप ही बताइए, मेरे पास आत्महत्या के अलावा क्या और कोई रास्ता है? तभी वो कुंवर रघु को एक जादुई लिपस्टिक देते हुए कहता है, ये लिपस्टिक अपनी बेटी को दे देना। ये लिपस्टिक जादुई लिपस्टिक है। आज तुम जिंदा बचे हो, उसके पीछे ऊपर वाले का जरूर कोई मकसद है। अब तुम अपने घर जा सकते हो। वो लिपस्टिक लेकर रघु अपने घर जाकर अपनी बेटी को लिपस्टिक देते हुए कहता है, देख बेटी, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या फायदा पिताजी, मेरी काली सूरत पर कुछ भी नहीं जचता। रख ले बेटी, बहुत प्यार से लाया हूँ। उसके बाद रिंकी वो लिपस्टिक लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को सोने से पहले रिंकी का ध्यान उस लिपस्टिक पर जाता है। पिताजी बहुत मन से मेरे लिए लिपस्टिक लाए थे। एक बार लगा कर देखती हूँ मैं उसमें कैसी लगूंगी। उसके बाद रिंकी वो लिपस्टिक लगा लेती है। लिपस्टिक लगाने के बाद रिंकी खुद को आईने में देखती हुई कहती है, लिपस्टिक तो अच्छी है। काश मैं बहुत सुंदर होती तो ये मुझ पर बहुत अच्छी लगती। इतना कहते ही रिंकी बहुत सुंदर दिखने लगती है। अचानक से अपना रूप बदलता हुआ देखकर रिंकी बहुत हैरान हो जाती है। वो अपने माता पिता को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ बेटी, चिल्ला क्यों रही हो? ये देखो माँ, मेरा बदला हुआ रूप। मैंने लिपस्टिक लगाते हुए कहा कि काश मैं बहुत खूबसूरत होती, तो मैं बहुत खूबसूरत हो गई। रघु हंसते हुए कहता है, बेटी, ये जादुई लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक मुझे जंगल वाले जादुई कुएं ने दी है। लेकिन पिताजी, आप उस कुएं के पास क्या करने गए थे? जंगल की और वाली कुएं के पास तो कोई नहीं जाता। उसके बाद रघु अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बताता है कि वो आत्महत्या करने गया था। ये सोचते हुए आपको हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? हाँ पिताजी, क्या आपने ये सोचा था कि आपके जाने के बाद हमारा क्या होता? नहीं बेटी,
लेकिन मैं अपनी जिंदगी दोबारा पाकर बहुत खुश हूँ। सारी मुसीबत का जड़ ये पैसे ही है। काश हमारे पास इतना सारा पैसा होता कि हमें किसी चीज की कमी ही ना होती और आपका एक बहुत बड़ा व्यापार होता। अब सो जाओ बेटी। उसके बाद सभी सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद रिंकी देखती है कि उसका पूरा कमरा पैसों से भरा हुआ है। वो फिर से अपने माता पिता को जोर जोर से आवाज लगाती है। क्या हुआ? सुबह सुबह घर सर पर क्यों उठा रखा है? देखो इतना सारा पैसा। लगता है ये जादू लिपस्टिक का कमाल है। अब इतने सारे रुपए से हम लोग हमारा नया घर भी बना सकते हैं और कपड़ों का नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। बेटी तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। उस दिन के बाद से रघु ने अपना कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया और अब बड़े बड़े घरों से रिंकी के लिए रिश्ते आने लगे थे, क्योंकि अब रिंकी सुंदर भी दिखने लगी थी और वो अमीर भी हो चुकी थी। जब इस बात का पता गुप्ता जी को चलता है तो वह लालच में आकर फिर से रिंकी का हाथ मांगने आ जाते हैं। पुरानी बातों को भूल जाइए रघु जी। अब मैं सोच रहा था क्यों ना हम समधी बन जाएं। अपने बेटी की सूरत देखी है आपने? मैं कहाँ इतनी गोरी, इतनी सुंदर, और आपका बेटा 2 कौड़ी का। आप अपने बेटे का रिश्ता किसी सोने की चिड़िया से करवाइए और कृपया अपने इस चांद से बेटे को लेकर मेरे घर से चले जाइए। ये सुनकर गुप्ता जी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और गुप्ता जी शर्मिंदगी के साथ अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उस गांव में गौरव नाम का एक लड़का शहर से अपनी कंपनी शुरू करने आता है और वहीं उसकी मुलाकात रिंकी से हो जाती है। कुछ दिनों बाद रिंकी और गौरव की शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।